हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन में। मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के अंतर्गत आज मैं यहाँ पर तकनीकी पहलू को लेकर एक बार फिर से आया हूँ। मैंने कहा था कि मुख्य परीक्षा का उत्तर लेखन करना आपके लिए तभी आसान हो सकता है जब आप उसके तकनीकी पहलुओं को समझते हों। वहाँ पर यदि आपकी पकड़ अच्छी है, यदि आप उनकी कह सकते हैं छोटी छोटी जानकारी यदि आप रखते हैं तो आप यहाँ पर एक अच्छा उत्तर लेखन कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे उत्तर प्रारूप की। आप जो आंसर राइटिंग करते हैं, आंसर राइटिंग करने के लिए हमेशा कुछ वर्ड आप सुनते हैं, भूमिका, मुख्य भाग, निष्कर्ष। तो इनका महत्व क्या है? भूमिका कैसी होनी चाहिए, निष्कर्ष में क्या लिखना है, ये दो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मुख्य भाग में तो बच्चा चलिए ठीक है, जो भी प्रश्न में है वो जो उसको जितना आता है वो मुख्य भाग में लिख देता है, लेकिन स्टार्ट कैसे करें और फिनिश कैसे करें, ये दो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी मुख्य भाग में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आज मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको उत्तर प्रारूप को लेकर चर्चा करूंगा, ताकि आप यहाँ पर जब भी आंसर राइटिंग करने जा रहे हो तो भूमिका में कैसी होनी चाहिए, क्या लिख सकते हैं, मुख्य भाग कैसा होना चाहिए और निष्कर्ष में आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, उसको ध्यान में रखते हुए आप आंसर राइटिंग करें। अगर आप ऐसा करने में सफल रहते हैं तो आप मानकर चलिए आप एक अच्छा मानक उत्तर लिखना सीख सकते हैं। इस कड़ी में एक अच्छा मानक उत्तर कैसे लिखें, आज का जो तकनीकी पहलू है वो है उत्तर प्रारूप। उत्तर प्रारूप में 3 चीज़ों की हम चर्चा करेंगे, भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष की। तो सबसे पहले जो बात आती है भूमिका। किसी भी प्रश्न में भूमिका लिखना अपने आप में एक समस्या है। क्या स्टार्ट करें, क्या लिखना चाहिए, कैसी लिखनी चाहिए, किन चीज़ों से शुरू करें? क्या प्रश्न में जो बातें कहेंगे वही उठाकर लिखना शुरू कर दें, या फिर उसे बाहर की किसी घटना से या उस प्रश्न से संबंधित किसी कथन को या उससे जुड़ी किसी कविता को किससे आधार बनाकर शुरू करें? और इस समस्या में कई बार आपका समय चला जाता है। तो आइए आज मैं आपको इन समस्याओं का, ये ना सोच पाने वाली जो स्थिति है, इनकी समाप्ति कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भूमिका में आप कैसी कैसी भूमिकाएं लिख सकते हैं, अर्थात भूमिकाएं कई तरीके की आप लिख सकते हैं और वो डिपेंड ये करेगा कि आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं कितने प्रकार की हम भूमिकाएं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने भूमिकाओं के लिखने के तरीके आपको बताएंगे, एक एक करके मैं सारी चीज़ों के बारे में आपको डिस्क्राइब करूंगा। सबसे पहले भूमिका लिखने के तरीके में यहाँ पर हम देखेंगे घटना या उदाहरण से लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। तो भूमिका लिखने का जो सबसे पहला प्रकार है वो प्रश्न से जुड़ी हुई किसी घटना को, जैसे पर्यावरण से रिलेटेड घटना कोई क्वेश्चन है, सुनामी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, बाढ़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी घटना को एग्जाम्पल बना लीजिए कि बिहार में बाढ़ आई थी, गुजरात में बाढ़ आई थी, केरल में बाढ़ आई थी, ठीक है, उसको वो कोई घटना आपने उठा ली, उसको जोड़ दिया वहाँ पे। सुनामी की घटना को आप उससे जोड़ सकते हैं। तो अर्थात यदि प्रश्न किसी ऐसी चीज़ से जुड़ा हुआ है जिसकी लेकर हाल फिलहाल या पिछले कुछ समय में कोई घटनाएं घटित हुई हैं और आपके दिमाग में वहाँ पर ताज़ा तरीन है, ऐसा उसके बारे में आपके पास जानकारी है, तो आप ऐसे प्रश्नों को घटना के माध्यम से प्रारंभ कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं सोचना है, चक्रवात, तूफान या फिर आपको घटना सुनामी, बाढ़, ये सब चीज़ें आपके दैनिक जीवन में कह सकते हैं कि अगर साल भर की न्यूज़ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें सुनाई देती रहती हैं, तो आपके लिए बड़ा अच्छा होता है कि भूगोल है, पर्यावरण के संबंधी घटनाएं हैं, वहाँ पर बड़ी आसानी से आपको मिल जाती हैं और आप उसके आधार पर वहाँ पर एक अच्छा घटना आधारित यहाँ पर आप भूमिका लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण भी लिया जा सकता है। तो घटनाएँ क्या हैं, एक तरीके के उदाहरण ही तो हैं। किसी घटना को लेकर वहाँ पर आपने लिखा, किसी प्रकार का उदाहरण आपके लाइफ में है या कहीं आपने कुछ देखा हो या कहीं आपने कुछ पढ़ा हो, ऐसा उसको भी आप इंटरलेट करें। बुक में किसी प्रकार कोई एग्जाम्पल आपको मिल सकता है, कहीं लेख पढ़ रहे हैं वहाँ पे एग्जाम्पल आपको मिल सकता है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपको एग्जाम्पल मिल जाते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल में बहुत सारी चीज़ों को लेकर हो सकता है। इकोनॉमिकल हो सकता है। इकोनॉमिकल में क्या है, सरकार ने पर्टिकुलर कोई योजना चलाई, कृषि से संबंधित कोई योजना चलाई उन्होंने, ठीक है, कृषि से संबंधित मान लीजिए उसी से जुड़ी हुई कोई योजना पहले भी रही हो, आप उसका उदाहरण देते हुए बता सकते हैं कि यहाँ पर पहले भी इसी तरह कोई योजनाएं चलाई गई थी लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। इस योजना का कितना प्रभाव होगा, इसमें क्या बदलाव लेकर आए हैं, आइए देखना प्रारंभ करते हैं। और जैसे ये बोलेंगे आप उसके बाद भूमिका स्टार्ट कर सकते हैं।
तो उदाहरणों का प्रयोग करते हुए भी आप आप भूमिका को लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। तो पहले प्रकार की जो स्थिति है वो किसी उदाहरण या घटना को आधार बनाकर आप भूमिका लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आपको उदाहरण और घटनाएं अगर याद नहीं है तो सर क्या करेंगे, फिर कैसी क्या लिखेंगे? तो चलिए फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा, आप भूमिका कैसी लिख सकते हैं? कविता या कथन से प्रारंभ कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको पोएट्री करनी अच्छी लगती है, पोएट्री पढ़ते भी हैं। तो अगर ऐसे लोग हैं तो वहाँ पर जिनकी पोएट्री पर पकड़ अच्छी है, तो कई तरीके की पोएट्रीज होती हैं। कोई एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकती है, कोई वहाँ पर इतिहास से रिलेटेड हो सकती है, कोई भारतीय समाज से रिलेटेड हो सकती है, महिलाओं से रिलेटेड हो सकती है, गरीबी से रिलेटेड हो सकती है। जो मुद्दे हैं हमारे जो सिलेबस से, उससे रिलेटेड आपको कविताएँ मिल जाती हैं। तो यदि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन यदि आपको पूछा गया है तो आप उन कविताओं को लिखते हुए वहाँ पर भूमिका को प्रारंभ कर सकते हैं। हाँ, इसका जरूर ध्यान रखें कविताएँ बहुत बड़ी ना हो, 2 लाइन में, क्योंकि आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ऐसे नहीं लिख रहे हैं कि वहाँ पता लगा आपने 5-10 लाइन की या वहाँ पर कविता ही लिख दी। 2 लाइन मैक्सिमम वहाँ पर एक तरीके से छंद और दोहे जैसे होते हैं, तो वहाँ पर आप उनको लिखकर प्रारंभ कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, किसी का कथन लेकर। कथन बहुत सारे आप लोगों को पढ़ते हैं, बहुत सारे व्यक्तित्व पढ़ते हैं। गांधी जी का पढ़ते हैं, गांधी हैं, अम्बेडकर हैं, नेहरू हैं। इसी तरह आपके कई सारे दार्शनिकों को आप पढ़ते हैं नैतिक चिंतन के अंतर्गत, भारतीय समाज में वहाँ पर पढ़ते हैं। तो अलग अलग विषयों में लोग प्रशासन के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो कई सारे लोगों ने कई अलग अलग क्षेत्रों के लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ बोला होता है, तो उनके कथन को ही उठा लिया। जैसे मौलिक अधिकारों को लेकर क्या बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा कथन वहाँ पर उद्धरण दिया है, अनुच्छेद 15 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, ठीक है, यहाँ पर अम्बेडकर ने क्या बोला है। इसी तरह से आपके हिस्ट्री को लेकर कि मौर्य काल के संदर्भ में यहाँ पर इतिहासकार ने क्या बोला है। तो वहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर किसी का कथन उठाकर भी आप लेखन जो भूमिका होती है उसको आप प्रारंभ कर सकते हैं। और वहाँ पे कथन को अलग से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप बुक इत्यादि पढ़ रहे होते हैं तो वहीं पर कुछ लोगों की बातें लिखी होती हैं, और बातें कैसे लिखी होती हैं, सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखी हुई बातें मिल जाती हैं। बस वही कथन आपको एग्जैक्टली याद रखना है कि वही आपको कथन वही लिखकर आप प्रारंभ कर सकते हैं। बस वो क्वेश्चन से जुड़ा हुआ कथन होना चाहिए। तो या तो आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, कविता या कथन से आप प्रारंभ कर सकते हैं। अगर इन पहले दोनों वाले में सक्षम नहीं है तो मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूं। तीसरा है आश्चर्यपूर्ण तथ्यों पर आधारित, अर्थात चौंकाते हुए, जो प्रश्न से पूरा उलट स्थिति को रखता हो, आश्चर्यचकित कर देता हो, कि वहां पर क्वेश्चन के अपोजिट बातें करता हो। उसके माध्यम से आप प्रारंभ करते हुए फिर धीरे धीरे वहां पर उस प्रश्न को जोड़कर वहां पर आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, कि वहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई बात आ गई, हाँ बात कर दिया आपने कि हाल फिलहाल सौर ऊर्जा को लेकर काफ़ी सारी बातें हो रही हैं। सौर ऊर्जा को लेकर कोई क्वेश्चन वहाँ पे पूछ लिया जाए, सरकार ने कोई योजना प्रारंभ की हो और आप उसके उलट बात कर दें कि सौर ऊर्जा वहाँ पे सरकार हर तरीके से हमेशा कह रही है अच्छा है अच्छा है अच्छा है, और आप वहीं पर उसके उलट वहाँ पर दूसरी बातें करते हैं कि सौर ऊर्जा के कारण आपको कुछ नुकसान हो रहा है, ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं, वो ख़राब हो रहा है। जैसे कि वहाँ पर आपको प्लास्टिक या कचरा जो होता है उससे सोलर जो इक्विपमेंट होंगे वो कुछ समय के पश्चात ख़राब हो जाते हैं, उनका कोई यूज़ नहीं होगा, उसके कारण वहाँ पर आपको कचरा वहाँ पर ज़्यादा समस्याप्रद हो सकता है। तो आपने प्रश्न कुछ और था लेकिन आपने कुछ अलग ही से प्रारंभ कर दिया। तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें लिखने के पहले 3 प्रकार की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आश्चर्यपूर्ण तथ्यों पर, कविता, कथन और घटना उदाहरण, इससे जो परीक्षक होता है वो बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, वो बहुत ज़्यादा आपके प्रश्नों से जुड़ जाता है, और उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ेगा आपकी आंसर राइटिंग पे नंबरों पर पड़ेगा। वहाँ पे बहुत अच्छे नंबर आपको मिलते हैं। अगर पहले 2-3 आप एग्जाम्पल अगर आप भूमिकाएं लिखें, कथन है, कविता है, उदाहरण हैं, घटनाएं हैं, या थोड़ा सा उलट संदर्भ से चीज़ों को प्रारंभ करें, तो आपके अच्छे खासे नंबर मैंने मिलते हुए देखे हैं सारी चीज़ों को लेकर। जो टॉपर्स हैं वो भी ये सारी चीज़ों को वहाँ पर व्याख्यायित ज़रूर करते हैं। इसके अतिरिक्त नकारात्मक धारणा का खंडन करते हुए, मान लीजिए क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा गया कि कुछ नकारात्मक संदर्भों से पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा, मान लीजिए अभी हाल फिलहाल को लेकर, हाँ, भारत सरकार के द्वारा किसानों की 2022 में लेकर जो दोगुने करने की बात कही, या इससे कहते हैं कि भारत सरकार के द्वारा 2022 तक या 25 तक हम कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाने के लिए कितना सार्थक हो सकता है, क्या उपाय किए जा सकते हैं, या कितना सार्थक है, या ये विज़न कैसा है। या फिर अभी हाल फिलहाल आत्मनिर्भर भारत का चल रहा है, इसको एग्जांपल लेते हैं
कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से भारत भविष्य में एक स्वदेशी उत्पादों से युक्त निर्यातोन्मुख देश के रूप में स्थापित हो सकता है। समीक्षा कीजिए। तो आपने यहाँ पर उसकी हाँ में हाँ मिलाने के बजाय उल्टी बातें करना शुरू कर दी। कहने का मतलब कि यहाँ पर आप सीधा कह दीजिए आत्मनिर्भर भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत जो योजना है, यहाँ पर ये पूरी तरीके से पूर्ण वित्तीय पैकेज के रूप में है। यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए तो यह सभी सेक्टरों को सही तरीके से वित्तीय सहायता भी उपलब्ध नहीं कराती है, नहीं सभी लोगों को वहाँ पर सरकार ने वित्तीय राहत पैकेज की तरह उपलब्ध कराए हैं। कोविड-19 का एक असर बहुत बड़े इम्पैक्ट पर इकॉनमी पड़ा है, जिसका आत्मनिर्भर भारत तहत सरकार ने सही तरीके से यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत में घोषणा एहतियात नहीं की है। तो आपने दूसरी बातों कर दिया और वहाँ पर था तो जो बातें वो कह रहे हैं उनको आपने खंडित कर दिया। इसी तरह से कई बार क्वेश्चन नकारात्मक बातें भी आती हैं कि सरकार के द्वारा लाई गई कोई योजना, मान लीजिए कि कह दी कि किसानों की जो कर्ज माफ़ी है वहाँ पर किसानों के तो कर्ज माफ़ी करनी चाहिए, या किसानों के द्वारा कर्ज माफ़ी की जो अवधारणा है उसके कारण वहाँ पर अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। तो जब भी प्रश्नों में किसी नकारात्मक प्रश्न से क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन जो है नकारात्मक होता है, तो उस नकारात्मक अवधारणा का खंडन करते हुए कि नहीं ऐसा नहीं है, ये चीज़ें होती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, वहाँ पर सकारात्मक तथ्यों को आप प्रस्तुत करते हुए उसको प्रारंभ कर सकते हैं। तो चौथी भूमिका जो होती है नकारात्मक धारणा का खंडन करते हुए आप भूमिका को प्रारंभ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त निजी अनुभव आधारित प्रश्न से जुड़ा हुआ, मान लीजिए आपका कोई निजी अनुभव है तो आप उसको भी लिखकर वहाँ पर आंसर को प्रारंभ कर सकते हैं। किसी भी रिलेटेड क्षेत्र से हो सकता है, समाज से हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्र से हो सकता है, कृषि से संबंधित आप हो सकते हैं, शहरों से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है जिसको आपने देखा हो, तो वहाँ पर आपके अपने निजी अनुभव भी हो सकते हैं। तो आप उनके माध्यम से भी वहाँ पर अपनी भूमिका को प्रारंभ कर सकते हैं। बस बहुत ज़्यादा खिंचाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, बहुत ज़्यादा आप वहाँ पर विस्तार ना करने लग जाएं, उसका बहुत ज़्यादा आत्म केंद्रित ना हो जाएं कि अन्यथा की स्थिति में वो फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो इसका ध्यान रखें, संतुलित रहें, क्रिस्प रखें, छोटा रखें, क्योंकि भूमिका बहुत डिटेलिंग हमें नहीं करनी है। तो पता लगा आप अपने निजी अनुभव लिखते लिखते पूरा आंसर ही निजी अनुभव में निकाल गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस इसका ध्यान रखिएगा। प्रश्न के शब्दों का स्पष्टीकरण, जिसको ऊपर का कोई नहीं समझ में आया, एट द लास्ट वो क्या करें, प्रश्न में जो शब्द लिखे होते हैं उन प्रश्नों को आप स्पष्टीकरण करते हुए ही भूमिका को प्रारंभ कर दीजिए। कि मान लीजिए प्रश्न में आपको आया गया कि जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जीएम क्रॉप फसलें क्या होती हैं, तो आप जीएम क्रॉप्स क्या होता है उसी को परिभाषित कर दीजिए, उसके माध्यम से आप प्रारंभ कर दीजिए। अर्थात जो प्रश्न में दिया गया है उस प्रश्न में दिए गए शब्दों को ही स्पष्ट करते हुए उसकी परिभाषा देते हुए आप भूमिका को लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। तो एक और सिंपल सा माध्यम है भूमिका लिखने का। इसके अतिरिक्त प्रश्नों पर आधारित भूमिका होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जो प्रश्न में दिया गया है, जो प्रश्न में उल्लेखित है, उसी से जुड़ी हुई भूमिका लिखिए। ऐसा ना हो कि आपको प्रश्न में पर्यावरण पूछा जा रहा है और आप इतिहास लिख रहे हैं, तो ऐसा मत करिएगा। भूमिका कैसी होनी चाहिए, जो प्रश्न से जुड़ाव रखती हो, प्रश्न पर आधारित हो और प्रश्न से ही इंटर रिलेट करती हो। और ऐसा भी नहीं जैसे कि मान लीजिए प्रश्न है आपका कृषि से जुड़ी है, अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, तो आप पता लगा आपने सीधे बैंकिंग को लिखना प्रारंभ कर दिया, तो ऐसा ना मत रखिएगा। अर्थात प्रश्न जो पूछ रहा है उसी से इंटर रिलेटेड ही आपको वहाँ पर भूमिका लिखनी है। एट द लास्ट यहाँ पर विचारोत्तेजक भूमिकाएं, अर्थात कोई ऐसी चीज़ें कर देना कि मन में एक विचार उत्पन्न हो जाए, कि एक जिज्ञासा उत्पन्न हो कि और क्या है और क्या है। अर्थात जो परीक्षक हो उसके मन में यहाँ पर उत्सुकता हो आपकी भूमिका पढ़ने के बाद। तो इस तरह के विचारों को रखना है जिसके माध्यम से वहाँ पर एक नए प्रकार की एक उमंग से एक आपके आगे पूरे प्रश्न को पढ़ने की स्थिति हो जाए। तो ऐसी भी चीज़ों को आप लिख सकते हैं जो कि आपके नए विचारों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। नई चीज़ों को वहाँ पर आप लिख सकते हैं, जो नई चीज़ें डेवलप हुई हों, हाल फिलहाल जारी की गई हों, और या फिर अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हो रही हैं, या ऐसी कोई अवधारणाएं हैं तो वो आप उसमें लिख सकते हैं, जो कि विचारों को लेकर एक नए तरीके से सोचने को मजबूर कर दी, जिसके बारे में परीक्षक सोच भी ना रहा हो, कुछ ऐसी चीज़ों को आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं भूमिका की बात करूं तो यहाँ पर भूमिका लिखने के आपके पास बहुत सारे संसाधन हैं। अब आपके पास ये है कि आप कौन से चीज़ों पर निपुणता पाते हैं, और ये डिपेंड आपको करेगा आपका क्वेश्चन कैसा है। हर क्वेश्चन के लिहाज से आपकी भूमिकाएं बदल भी जाती हैं, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन पे आप कैसे हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपके पास उदाहरण हो,
किसी दूसरे क्वेश्चन में आपके पास कथन उससे रिलेट कर रहा हो, किसी तीसरे क्वेश्चन में आपके पास कुछ ऐसे तथ्य हो, आश्चर्यपूर्ण तथ्य हो, चौथे में वहाँ पर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो आपने प्रश्नों के शब्दों का स्पष्टीकरण कर दिया। डिपेंड ये करता है कि जो भूमिका आप लिखने जा रहे हैं वहाँ पर आपके पास मटेरियल क्या है, आपके दिमाग में उस समय होता क्या है जो कि उस प्रश्न से जुड़ता हो। जो भी चीज़ें आप लिखेंगे, जिस भी तरीके की भूमिका लिखेंगे वो आपके प्रश्न से जुड़ी हुई भूमिका होगी, उसके इतर आप भूमिका नहीं लिख सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये सभी प्रकार की जो भूमिकाएं हैं वो एट द लास्ट आपके प्रश्न से जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो भूमिका हमने यहाँ पर देख ली। अब बात आती है मुख्य भाग की, कि मुख्य भाग में हम क्या क्या करते हैं। तो मुख्य भाग में ज़्यादा कुछ यहाँ पर टेक्निकल नहीं है, बस जो चीज़ें आपने भूमिका में लिख दी हैं, जो प्रश्न आपको पूछ रहा है, बस उसी का आपको विस्तार करना है। आप उसका विस्तार करते हैं, अर्थात डिटेल में लिखते जाइए, उसकी व्याख्या करिए, उसका तुलनात्मक हो सकता है, अगर 2-3 चीज़ों के बारे में पूछ रहा है तो उसकी तुलना करता हुआ आप मुख्य भाग आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसकी तुलनात्मक अध्ययन कर, मान लीजिए वहाँ पर बैंकिंग प्रणाली है और वहाँ पर यही पूछ लिया कि आपका संगठन को लेकर कि संगठनात्मक संगठन क्या होते हैं, या बैंकिंग और गैर बैंकिंग सेवाएं क्या होती हैं। तो इस तरह की जब भूमिकाएं वहाँ पर पूछा है, अर्थात 2 या 2 से अधिक चीज़ों को लेकर एक तुलनात्मक अगर क्वेश्चन आपको पूछा गया है तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि उनकी तुलना करता हुआ वहाँ पर एक भूमिका भी आप उसके अंतर्गत लिख सकते हैं। तो भूमिका में कोई एक विशेष पहलू आपको यहाँ पर अलग से कोई दिखाई नहीं देता है। भूमिका में जो चीज़ें आपको लिखी हुई हैं, आपको सिर्फ अर्थात जो प्रश्न में है उन्हीं का आपको विस्तार करना है, इसके अतिरिक्त ज़्यादा कुछ आपको वहाँ पर सोचना नहीं है। तो इसी की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो आगे क्या करना है इसके अंतर्गत, और क्या हम कर सकते हैं, क्रमबद्धता ज़रूर होनी चाहिए, अर्थात जो चीज़ें पहले लिखनी है वो पहले ही लिखी होनी चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं कि जो पहला पॉइंट है वो चौथे नंबर पे आप लिख रहे हैं, जो चौथा पॉइंट है वो आप 7वें नंबर पे लिख रहे हैं, जो 7वां पॉइंट है वो आप पहले नंबर पर लिख रहे हैं। तो वहाँ पर क्या करें कि वहाँ पर क्रमबद्धता के आधार पर ही आप भूमिका को सुनिश्चित करें उसको लिखने को लेकर। इसके अतिरिक्त आकर्षक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैप, आंकड़े, तथ्य, रिपोर्टों का सहारा ले सकते हैं उस प्रश्न से जुड़ी हुई। मान लीजिए अगर वहाँ पर उन्हें समुद्री संसाधनों को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया, समुद्री सीमाओं को लेकर पूछ लिया, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हिंद महासागर की भूमिका को पूछ लिया, तो ऐसे क्षेत्रों में आप मैप इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं, आंकड़ों का प्रयोग कर सकते हैं, रिपोर्ट संबंधित वहाँ पर जारी कर सकते हैं कि हिंद महासागर संबंधित किसी प्रकार की आपने रिपोर्ट जारी किया, वहाँ पर आई हुई हो तो उससे रिलेटेड आपने वहाँ पर जारी कर दिया, उससे संबंधित आपने डाटा वहाँ पे लिख दिया, सरकार के द्वारा किसी प्रकार के आंकड़ों को लिख दिया, संसाधनों को लेकर सरकार वहाँ पर भारतीय मिनरल संस्थान जो होती है उनके द्वारा के डाटा को आपने उसमें लिख दिया। तो इससे क्या होता है कि मुख्य भाग जो होता है वो आकर्षक हो जाता है, वहाँ पर चीज़ें अच्छी होती हैं, वहाँ पर आपने सिर्फ कहानी नहीं लिखी है बल्कि उसको स्पष्ट करने के लिए जो बातें आप कह रहे हैं उसको स्पष्ट करने के लिए आप वहाँ पर तथ्य, आंकड़े, रिपोर्ट्स, मैप इत्यादि को लेकर अपने मुख्य भाग को बहुत अच्छा बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रश्नों के अनुरूप सीमितता का जरूर ध्यान रखें। देखिए प्रश्न क्या है कि आपको 200 शब्द, 150 शब्द और 250 शब्दों का होगा, तो वहां पर मुख्य भाग में उतना ही लिखने की कोशिश करें जो आपके प्रश्न को के आंसर को पूरी तरीके से डिफाइन कर देता हो। ज़्यादा वहां पर डिटेलिंग करने मत जाइए कि आपका जो शब्द सीमा है वही क्रॉस हो जाए और वहां पर फिर आपके दूसरे प्रश्नों से प्रभावित होने लगे। तो इसलिए यहाँ पर इसका भी ध्यान रखना है कि प्रश्नों के अनुरूप सीमितता का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मुख्य भाग में भूमिका के साथ जुड़ाव रखता हुआ, अर्थात जहाँ से आपकी भूमिका समाप्त हो रही हो उसी से इंटर रिलेट करता हुआ आपका मुख्य भाग प्रारंभ होना चाहिए, और जहाँ से आपका मुख्य भाग समाप्त हो रहा हो वहीं से आपके निष्कर्ष प्रारंभ करने का आधार बनना चाहिए। तो भूमिका और निष्कर्ष से जुड़ा हुआ मुख्य भाग होना चाहिए। भूमिका जहाँ समाप्त हो रही है वहाँ से मुख्य भाग प्रारंभ होता है, और जहाँ से मुख्य भाग समाप्त होता है वहीं से आपकी निष्कर्ष शुरू होती है। तो वहाँ पर उसका प्रारंभ और समापन इस तरीके से करें कि वहाँ पर निष्कर्ष और भूमिका से ये जुड़ा हुआ दिखाई देना चाहिए। तो यदि आप मुख्य भाग में बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है, इन चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपका मुख्य भाग बहुत ही अच्छा, आकर्षक, संतुलित होगा और वहाँ पर आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। एट द लास्ट हमने भूमिका देख ली, हमने मुख्य भाग को देख लिया, सबसे लास्ट में बचता है निष्कर्ष, कि निष्कर्ष हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे। तो निष्कर्ष लिखने के भी अपने कई तरीके हैं, हम अलग अलग माध्यमों से इसको लिख सकते हैं। क्या क्या, चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है ये निष्कर्ष हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं। पहला है यहाँ पर समाधान या संभावना आधारित। क्वेश्चन कैसा भी होगा वहाँ पर एट द लास्ट जब आप लिखते हैं तो वहाँ पर अगर समस्या प्रधान प्रश्न है तो वहाँ पर आप बताएंगे इसका समाधान क्या हो सकता है, ठीक है।
यदि प्रश्न एक कह सकते हैं समस्या आधारित प्रश्न है, तो आप वहां पर एट द लास्ट बताएंगे समाधान क्या हो सकता है या उसकी संभावना क्या है, उसको हम कैसे उससे निपट सकते हैं। इससे रिलेटेड आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। दूसरा कैसा लिख सकते हैं, संभावित खतरों व चेतावनी का वर्णन करते हुए, कि यदि मान लीजिए प्रश्न में पूरी तरीके से पॉजिटिव ही पॉजिटिव है वहां पर, तो एट द लास्ट वहां पर ऐसा नहीं है कि हर चीज़ अच्छी ही होती है, कहीं ना कहीं उससे संबंधित अगर अभी समस्या नहीं तो फ्यूचर में हो सकती हैं। तो आप निष्कर्ष में ये भी बताते हुए कि हाँ भविष्य में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, अन्यथा की स्थिति में इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो संभावित खतरों व चेतावनियों का भी आप उल्लेख करते हुए निष्कर्ष को लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कविता व कथन द्वारा समाप्त कर सकते हैं जो कि आपके प्रश्न से जुड़ता हो। कोई कथन आपने बता दिया कि हाँ यहाँ पर्यावरण से रिलेटेड किसी कथन को डाल दिया कि वहाँ पर बिल गेट्स ने ये कहा, या फिर पर्टिकुलर किसी NGO संस्थान ने ये आपको बोला कि यहाँ पर हमें संरक्षण करना होगा, अन्यथा किसी में ये नष्ट बहुत जल्दी हो जाएंगे। इस तरह के कोई भी जो कथन है जो किसी भी टॉपिक से जो आपको इंटरनेट अगर आपको याद है तो वहाँ पर उस प्रश्न से रिलेटेड है वो कथन, और या कोई कविता है तो आप उसको भी लिखते हुए अपने कथन को समाप्त कर सकते हैं, अपने प्रश्न को समाप्त कर सकते हैं। तो 3 तरीके से हम लिख सकते हैं, समाधान हो गया, संभावित खतरे हो गया, कविता कथन हो गया। चौथा क्या है, प्रश्न के सार संक्षेपण करता हुआ। यदि आपको ज़्यादा कुछ वहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने वहाँ पर अभी तक जो भी लिखा है, ठीक है, मुख्य भाग में, भूमिका में, तो उसका आप सार संक्षेपण करता हुआ आप एट द लास्ट वहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं रहता, और इसलिए यहाँ पर थोड़ा नंबर कम मिलते हैं बजाय आपके ऊपर के कथनों। और तो ऊपर के 3 में आपको नंबर अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़े से नंबर आपको कम मिलेंगे। यदि आप वहाँ पर ऊपर की ही बातों को वहाँ पर बार बार दोहराएंगे तो वहाँ पर नंबर आपको कम मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर कुछ भी नहीं है तो आप इस तरीके से पॉइंट वहाँ पर लिख सकते हैं, सार संक्षेपण करता हुआ ऊपर के पॉइंट्स का। इसके बाद आता है पक्ष विपक्ष को समावेशित करते हुए। अर्थात यहाँ पर मान लीजिए कोई तुलनात्मक प्रश्न ऊपर पूछा गया था, आपने उनके दोनों ही पॉइंट्स को लिख दिया है, तो एट द लास्ट वहाँ पर ये बताइए कि यहाँ पर क्या चीज़ें बेहतर हैं, इसमें कौन सी चीज़ें कहाँ पर हम समावेशित कर सकते हैं जिससे ये चीज़ें आपको सही तरीके से काम कर सकती हैं। तो पक्ष और विपक्ष के जो भी पॉइंट हैं उनको समावेशित करते हुए अपने उत्तर को समाप्त कर सकते हैं। और एट द लास्ट भविष्योन्मुखी विचार को रख सकते हैं कि वहाँ पर वर्तमान समय में मान लीजिए कोई योजना लाई गई जिसके माध्यम से अभी हाल फिलहाल आपको लाभ मिल रहा है, बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं। हमें भारत को अगर जैसे कि हमें 2025 तक या 30 तक या 50 तक हमें इकोनॉमिकल के तौर पर एक विकसित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास अगर कोई विचार हैं, भविष्योन्मुखी विचार आते हैं, तो वो भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं, और अपने स्वयं के विचारों को भी आप लिखते हुए अपने उत्तर को समाप्त कर सकते हैं। तो निष्कर्ष लिखने के भी अपने कई तरीके यहाँ पर हैं, और इनमें से आप किसी भी तरीके को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर सही लगता हो, जो इसमें भी आप ज़्यादा सक्षम अपने आप को पाते हैं, वो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने आपको सारे ऑप्शन यहाँ पर बता दिए हैं। एक है आपका समाधान एवं संभावना आधारित है, जिसमें आप यहाँ पर चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं, समस्याओं को समाधान बता सकते हैं। दूसरा, संभावनाएं जो भी हैं, जो खतरा हो सकता है, जो चेतावनी आप दे सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड कि हाँ भविष्य में इससे संबंधित कुछ डिफ़िकल्टीज़ उत्पन्न हो सकती हैं, उसको आप लिखते हुए निष्कर्ष को समाप्त कर सकते हैं। कविता और कथन के माध्यम से, यदि आपके पास कोई ऐसी कविता है, ऐसी कोई पोएट्री है या फिर कोई कथन है जो आपके प्रश्न से जुड़ता हुआ दिखाई देता है, उसको लिखते हुए आप अपने निष्कर्ष को समाप्त कर सकते हैं। या फिर प्रश्न को कुछ नहीं आता है तो भैया सबसे एट द लास्ट आप प्रश्न को जो ऊपर सारा मैटर आपने लिखा है उसी को संक्षेप में करते हुए समाप्त कर सकते हैं। पक्ष विपक्ष को, जो तुलनात्मक प्रश्न पूछा गया उसके पक्ष विपक्ष के पॉइंट को समावेशित करते हुए अपने आंसर को लिख सकते हैं। भविष्योन्मुखी कुछ विचारों को वहाँ पर लिख सकते हैं कि हम नई तकनीकी है, नई टेक्नोलॉजी है, नई योजनाएं हैं, या फिर नए चीज़ों को हम किस तरीके से विकसित कर सकते हैं, उसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, तो उनको भी बताते हुए अपने प्रश्नों को यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आज जो चर्चा की वो भविष्योन्मुखी आपके मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन को लेकर तकनीकी जो पहलू हैं, तकनीकी पहलू में उत्तर प्रारूप एक बड़ी समस्या लेकर उत्पन्न करता है आपको लिखने को लेकर, जिसमें आपके मुख्य भाग, भूमिका और निष्कर्ष को लेकर आप हमेशा एक प्रश्नवाचक क्वेश्चन आप हमेशा क्रिएट करते हैं और पूछते रहते हैं कि हमें इसमें क्या लिखना चाहिए। तो आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें पसंद आई होंगी, आपको समझ में आया होगा कि अब यहाँ पर मुझे मुख्य भाग में क्या लिखना है, यहाँ पर मुझे भूमिका कैसे प्रारंभ करनी है, और यहाँ पर मुझे निष्कर्ष कैसे समाप्त करना है। और उसके माध्यम से आपके सामने कोई भी प्रश्न आए तो वहाँ पर आप उसको लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, एट द लास्ट फाइनली आपको इन सारी चीज़ों को लिखने के लिए कहीं ना कहीं एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको थोड़ा पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा।
पढ़ने ज़्यादा को करने को लेकर, क्योंकि कथन है, कहानियाँ हैं, कविताएं हैं, उदाहरण हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपको जब तक आप सही तरीके से और सब चीज़ों को पढ़ नहीं लेते हैं तब तक आप यहाँ पर इसे अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर जितना ज़्यादा आपने पढ़ा होगा और अलग अलग विषयों के साथ जितना ज़्यादा आपने पढ़ा होगा उतना ही ज़्यादा ये आपको हेल्प करेगा चीज़ों की आंसर राइटिंग में, एक अच्छी आंसर राइटिंग में, एक अच्छा मानक उत्तर लिखने में। और इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ कि यदि आपका यहाँ पर सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है और आप थोड़ा सा बुक इत्यादि को अच्छा पढ़ते हैं, योजना और इसके अलावा मैगजीन इत्यादि को पढ़ते हैं, अलग ऐसा नहीं सिर्फ सब्जेक्ट की मैगजीन ही पढ़ें, मैगजीन आप दूसरे सब्जेक्ट की भी पढ़ सकते हैं, कोई नॉवेल इत्यादि पढ़ रहे हों तो वहाँ पर ये काफ़ी सारा काम आता है जो आप यहाँ पर इंटरलेट करते हुए आप आंसर को लिख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप यहाँ पर आपके सब प्रश्नों के सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, फिर कुछ और चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे, कुछ और आपकी समस्याओं का समाधान करना फिर कैसे कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। आप पढ़ते रहिएगा, आंसर राइटिंग करते रहिएगा जो डेली बेसिस आपको मिलती रहे, और बाकी हम चीज़ों को जो भी समस्याएं आएंगी उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।